पहला सवाल है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि में हमको ये होता है कि दूर की वस्तु नहीं दिखती है, नजदीक की वस्तु दिखती है। तो हमको ऐसा लेंस चाहिए जो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब नजदीक बनाए, और प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो सीधा होगा। तो यह क्षमता अवतल लेंस में होती है। अवतल लेंस कितनी भी दूर पर वस्तु को रखिए, वो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, नजदीक प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। दूसरा प्रश्न, जब नेत्र को न तो अधिक दूर और न ही निकट की वस्तु दिखाई दे तो यह विकार क्या कहलाता? मतलब उसका दूरतम बिंदु भी बदल गया, अनंत तक अब उसको नहीं दिख रहा है, निकट का दिख रहा है, तो निकट दृष्टि हो गया। लेकिन कह रहा है कि बहुत निकट भी नहीं दिख रहा है, यानी दूर दृष्टि भी है, दोनों है उसमें। तो ऐसे दोष को हम जरा दूरदर्शिता कहते हैं। जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो चूंकि इसमें दोनों दोष हैं, अतः दोनों प्रकार का लेंस इसमें चाहिए। तो ऐसे लेंस को हम नहीं उत्तलावतल नहीं, द्विफोकसी लेंस कहते हैं, जिसका ऊपरी हिस्सा अवतल और निचला हिस्सा उत्तल, बाइफोकल लेंस। हाँ, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र का दूरतम बिंदु स्मॉल डी हो तो उपचार के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या हो? तो हमने हल किया हुआ था उपचार, उसमें निकट दृष्टि है, मतलब उसको निकट की वस्तु दिखती है, दूर की नहीं दिखती। दूर का उसको दिखना है। कितना दूर का दिखना? अनंत का दिखना। तो जब हम लेंस सूत्र में वस्तु की दूरी का मान अनंत रखते हैं तो हमको मिलता है कि f बराबर माइनस डी। तो उत्तर हो जाएगा f बराबर माइनस डी। दीर्घ दृष्टि से पीड़ित नेत्र का निकटतम बिंदु D हो तथा स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी D हो तो उपचार में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? दीर्घ दृष्टि है, मतलब दूर की वस्तु दिखती है, निकट की वस्तु नहीं दिखती। ठीक है, तो ये तो हमको पता है कि उसके लिए हमको उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। लेकिन उसके फोकस दूरी ज्ञात करने का जो व्यंजक होगा हम रखेंगे लेंस सूत्र में, तो प्राप्त होगा कि यदि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी स्मॉल डी होगी और उसका निकटतम बिंदु कैपिटल डी होगा तो हमको सूत्र मिलेगा कि f बराबर d इंटू डी माइनस डी इंटू डी बटे डी माइनस डी, ये वाला। यानी उसके जो पीड़ित है उसका दूरतम बिंदु और माइनस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम, ये हो जाएगा। 6 नंबर है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो ये हमको पता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के नेत्र का दृष्टि परास होता है 25 cm से अनंत दूर, मतलब वो अनंत तक देख सकता है, और नजदीक स्पष्ट 25 cm तक देख सकता है। 25 cm से नजदीक भी दिखाई देगा लेकिन वो देखने के लिए उचित नहीं है, इससे हमारी समंजन क्षमता प्रभावित हो जाएगी। तो 25 cm। एक सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूर तक की वस्तु को देख सकता है? तो यही अभी हम चर्चा कर रहे थे कि तारों से आता हुआ प्रकाश भी हम देख लेते हैं जो हमसे करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी पर, तो अनंत। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति 80 cm दूर तक की वस्तु को ही स्पष्ट देख पाता है। इसके उपचार के लिए प्रयुक्त लेंस की दूरी क्या होगी? तो ऐसे लेंस सूत्र से भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने जो सूत्र लिया है कि f बराबर माइनस डी। अब यहाँ आप मान रखते हैं तो d का मान है 80 cm, तो f बराबर माइनस 80 cm, तो आपका उत्तर हो जाएगा माइनस 80 cm बी। दीर्घ दृष्टि से पीड़ित नेत्र 1 मीटर से नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाता है,
इसके उपचार के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो हम वही व्यंजक रखते हैं कि F बराबर D इंटू डी बाटे कैपिटल D माइनस स्मॉल। अब वहाँ हम मान रखते हैं, तो ये 1 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 सेंटीमीटर हो जाता है। तो 100 सेंटीमीटर गुना न्यूनतम दूरी 25 की है, तो 100 गुने 25 बाटा 100 माइनस 25, तो 2500 अब बाटे 75, हल करिए आपको आ जाएगा 33.3 सेंटीमीटर। तो उस लेंस के लिए फोकस दूरी होनी चाहिए 33.3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की विभिन्न परतों के घनत्व में अंतर के कारण होने वाली घटना। हमें पता है कि जब प्रकाश किसी माध्यम में गति करता है और माध्यम का घनत्व बदलता है तो प्रकाश अपनी दिशा भी बदल लेता है, और माध्यम में घनत्व के परिवर्तन के कारण प्रकाश के दिशा बदलने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। चूंकि वायुमंडल में हो रहा है तो हम इसको एक अलग बिंदु देते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब आगे है कि इनमें से कौन वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? कि है नहीं, वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण नहीं। पहला ऑप्शन है तारों का टिमटिमाना। जब तारों से प्रकाश चलता है और हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घनत्व बदलने के कारण उसकी दिशा बदलती है, और इसीलिए हमें तारों का प्रतिबिंब अलग अलग बिंदुओं पर दिखाई देता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। इस घटना को हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन है। दूसरा है अग्रिम सूर्योदय, यानी समय से पहले ही सूर्य का दिखाई दे जाना। यह भी होता है कि जब सूर्य क्षितिज के नीचे होता है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल से अपवर्तित होकर हम तक पहुंच जाती है। हमें पता है कि क्षितिज के नीचे सूर्य जब होता है 2 मिनट पहले से ही हमको दिखने लगता है, इसको अग्रिम सूर्योदय कहते हैं। तो ये भी सही है। अब आगे कह रहा है कि अग्रिम सूर्यास्त, अग्रिम सूर्यास्त नहीं होता, विलंबित सूर्यास्त होता है ना। सूर्य अस्त हो चुका होता है, उसके बाद भी 2 मिनट तक हमको दिखाई देता है, तो ये विलंबित सूर्यास्त तो सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अग्रिम सूर्यास्त। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है कि किसी प्रिज्म से गुजरते समय श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो 2 सतहों पर अपवर्तन होता है। चूंकि प्रकाश के अवयवी वर्णों का तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है, इसलिए अपवर्तन कोण भिन्न भिन्न हो जाता है और सभी वर्ण अलग हो जाते हैं। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। सूर्य से आने वाले प्रकाश को तरंगदैर्घ्य के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो तरंग दैर्घ्य के आधार पर हम प्रकाश को 3 वर्णों में बांटते हैं, अवरक्त प्रकाश, दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी प्रकाश। प्रकाश के जिस वर्ण का तरंग दैर्घ्य 700 नैनोमीटर से ऊपर होता है उसको अवरक्त प्रकाश कहते हैं। यह दिखता तो नहीं है किंतु प्रकाश की ऊष्मा इसी में होती है, इसी के कारण प्रकाश में गर्माहट महसूस होती है। 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक जिसका तरंग दैर्घ्य होता है हम वही प्रकाश देख पाते हैं। हालांकि इसमें ऊष्मा नहीं होती किंतु यह वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, इसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। इसका परास 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। और प्रकाश के जिस वर्ण का तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से कम होता है हमें वह भी दिखाई नहीं देता, वह पराबैंगनी प्रकाश कहलाता है। और पराबैंगनी प्रकाश घातक होती है, वह जीवों की त्वचा कैंसर की समस्या उत्पन्न करती है। तो 3 भाग हो गए, तो उत्तर हो जाएगा बी। अवरक्त प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अवरक्त प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 700 नैनोमीटर से अधिक होता है। फिर
पराबैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो पराबैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से कम होता है। दृश्य प्रकाश में अवयवी वर्णों की संख्या 7 होती है। बैजानी ह पी नाला, हाँ, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, 7 वर्ण होते हैं। श्वेत प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मैक्सिमम 700 और मिनिमम 400। तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच श्वेत प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। ये हो जाएगा सी। तरंग दैर्घ्य क्या है? तरंग दैर्घ्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है तरंग की लंबाई ना। हम पढ़ते हैं कि यदि तरंग अनुदैर्घ्य हो तो 2 क्रमागत संपीड़नों अथवा 2 क्रमागत विचलनों के बीच की दूरी को तरंग का तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और यदि तरंग अनुप्रस्थ हो तो 2 क्रमागत शीर्षों या 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण होता है। प्रायोगिक विधि से इसे सर्वप्रथम आइजक न्यूटन ने सिद्ध करके दिखाया। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आइजक न्यूटन। इसके बाद है कि प्रकाशिकी के क्षेत्र में प्रसिद्ध है न्यूटन डिस्क। प्रकाशिकी में प्रसिद्ध न्यूटन डिस्क का संबंध किस घटना से है? तो न्यूटन डिस्क के बारे में हमको पता है कि न्यूटन ने एक गोल चकत्ती लिया था और उसे 7 भागों में बांटा था, और प्रकाश का जो क्रम होता है उस तरह से उसने 7 अलग अलग रंगों से उसको रंग दिया था और उसको तीव्रता से घुमाया गया ना। और जब उसके घूमने की स्पीड 1/10 सेकेंड से कम समय में होने लगती है तो सभी प्रकाश एक साथ मिलकर के श्वेत दिखने लगते हैं, क्योंकि हमारा दृष्टि निर्बंध 1/10 सेकेंड होता है। क्योंकि 1/10 सेकेंड से कम समय में अगर वस्तुएं आती हैं तो हम सारी वस्तुओं को एक देखते हैं। तो इस तरह उन्होंने जब गोल चकत्ती को घुमाया था तो वो चकत्ती श्वेत दिखने लगे थे। तो उन्होंने बताया था कि ये जो श्वेत प्रकाश होता है 7 वर्णों के मेल से बना होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये प्रकाश के अवयवी वर्णों को दिखाता है। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त रंगीन पट्टी को क्या कहते हैं? जब प्रिज्म से होकर प्रकाश गुजरता है तो अवयवी वर्णों में विभक्त हो जाता है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। फिर उसके वर्ण जो पर्दे पर प्राप्त होता है उस रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्ण पट कहते हैं, और उसमें वर्णों का जो क्रम होता है उसको वर्ण क्रम कहते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा स्पेक्ट्रम या वर्ण पट। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश के किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है? तो श्वेत प्रकाश का जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य कम होते जाता है वैसे वैसे विचलन अधिक होते जाता है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी का होता है, इसलिए विचलन सबसे अधिक बैंगनी का होता है। तो बैंगनी। अगला प्रश्न है खतरे का संकेत लाल रंग के प्रकाश वर्ण से दिया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो ऑप्शन है कि कम विचलन के कारण, कम तरंग दैर्घ्य के कारण, अधिक तरंग दैर्घ्य के कारण और ये सभी। तो हमको पता है कि श्वेत प्रकाश में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होने के कारण इसका विचलन सबसे कम होता है, और इसीलिए ये सबसे अधिक दूरी तय कर लेता है। तो मूल उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होने के कारण। अधिक तरंग दैर्घ्य के कारण अच्छा, अधिक तरंग दैर्घ्य नहीं है तो कम विचलन है। कम विचलन तो कम विचलन के कारण, अधिक तरंग दैर्घ्य तो विचलन कम है, कम विचलन के कारण इसका प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में वर्णों का क्रम क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम में वर्णों का क्रम होता है वी बिग्योर, VIBGYOR, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एंगस्ट्रम किसका मात्रक है। तो एंगस्ट्रम दूरी का मात्रक है, लेकिन उसका उपयोग किया जाता है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य मापने के लिए, क्योंकि तरंग दैर्घ्य भी लंबाई ही है। तो स्पेक्ट्रम एंगस्ट्रम का प्रयोग तरंग दैर्घ्य की माप में मात्रक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है। तो 10⁻⁻10 मीटर को एक एंगस्ट्रम कहते हैं। 10⁻⁻9 मीटर को नैनोमीटर कहते हैं। 10⁻⁻12 को पिकोमीटर कहते हैं। तो 10⁻⁻10 को एंगस्ट्रम कहा जाता है।